नमस्कार बच्चों। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाउ वाज इटली यूनिफाइड। 10th क्लास सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ वाज इटली यूनिफाइड, यानी इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इटली का यूनिफिकेशन एक और इम्पॉर्टेंट यूनिफिकेशन है, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ बात करते हैं हाउ वाज इटली यूनिफाइड। ये ऊपर जो लिखा हुआ है एक्चुअली में इस तरह से क्वेश्चन आता है, हाउ वाज इटली यूनिफाइड, और नीचे 4.2 के अंदर जो इटली यूनिफाइड टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं। इन 3 पैराग्राफ्स में समझाया हुआ है कि हाउ वाज इटली यूनिफाइड, यानी इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अब इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, उल्टा आप ये भी देखेंगे साथ में कि इटली के यूनिफिकेशन वाले क्वेश्चन को आंसर करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि आपके आंसर को ज़्यादा वैल्यू मिले एग्जामिनर की तरफ से, आपका आंसर ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। क्योंकि अगर आपका आंसर प्रेजेंटेबल नहीं है तो कितना भी आंसर सही हो उसको नंबर मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, यानी जितने नंबर आपने एक्सपेक्ट किए हैं आंसर की एक्यूरेसी चाहे कितनी भी अच्छी हो, नंबर उतने अच्छे नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसका आंसर करना है। सबसे पहले 3 पैराग्राफ को समझिए। आपको अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर करना है तो आप ध्यान रखें कि मिनिमम 1 से 1.5 पेज का आंसर आपको इसके अंदर लिखना है, और अगर 1 से 1.5 पेज का आंसर इसके अंदर लिखेंगे तो आप उसको अलग अलग पैराग्राफ में कन्वर्ट कीजिए। एक सिंगल पैराग्राफ में आपको आंसर करना ही नहीं है, ठीक है। सिंगल पैराग्राफ में किया हुआ आंसर कभी भी आपको अच्छे नंबर नहीं दिलाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पैराग्राफ आपके अच्छे होने चाहिए। मिनिमम 2-3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ मिनिमम रखिए। 2-3 टेक्निक का हम इसमें यूज़ करेंगे जिससे आपका आंसर ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। जैसे बड़े आंसर को हमेशा पॉइंट्स में करना, पॉइंट्स मतलब 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना। पहला तो ये, सिंगल पैराग्राफ में तो आपको आंसर लिखना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। दूसरा, हर पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास में एक सब हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बिना सब हेडिंग के पैराग्राफ मत करिए। पहला तो बिना पॉइंट्स के कोई आंसर मत करिए। पॉइंट का मतलब 3 पैराग्राफ कर लिए, 4 पैराग्राफ में आंसर कर लिया, तो उसके बिना एक सिंगल पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना। और हर पॉइंट के लिए, हर छोटे पैराग्राफ के लिए एक आपको सब हेडिंग ज़रूर बनानी है, ताकि जब एग्जामिनर को चेक करेगा तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो पैराग्राफ होगा वो पहले ही डिस्क्राइब कर देगा कि ये पैराग्राफ किस बारे में होने वाला है। तो जब आप एग्जामिनर की इतनी हेल्प करते हो आंसर को समझने में तो आपको नंबर बड़े आराम से देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस आंसर को, ठीक है। 2 टेक्निक की बात की थी हमने, एक तो पैराग्राफ में कन्वर्ट करना छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, और हर पैराग्राफ का एक सब हेडिंग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो हम अपने आंसर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आंसर लिखने से पहले पैराग्राफ आपके सामने है। पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के लिए हमने जो पॉइंट बनाया है वो है इटली फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड मतलब इटली जो था वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, टोटल 7 पार्ट्स में बटा हुआ था। तो बात करते हैं किस बारे में बोल रहा है। ये कह रहा है इटली जो था वो जर्मनी की तरह भी उसका एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि एक रूलर का रूल नहीं था इटली पे, बहुत सारे रूलर्स का रूल हुआ करता था, ठीक है। इटालियंस जो थे वो स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड मतलब बटे हुए थे अलग अलग डायनेस्टी के अंदर, अलग अलग डायनेस्टी है। और उसके अलावा मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर भी है। एक हैब्सबर्ग एम्पायर यूरोप में बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसका अलग अलग कंट्रीज़ में रूल था। इसको इसलिए मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर था बोलते हैं। इसका कई कंट्रीज़ में रूल था, इटली में भी इसका रूल था कुछ पार्ट्स के अंदर। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में इटली जो था वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिनमें से कुछ मेन पार्ट्स है जिसके बारे में अब इस पैराग्राफ में बात करेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें सर्डिनिया पिडमोंट। सर्डिनिया पिडमोंट ही एकमात्र ऐसा किंगडम था जो इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। मतलब सर्डिनिया पिडमोंट जो एरिया था उसके रूलर इटालियन भाषा बोलते थे, उनका कल्चर जो था वो इटालियन था, और इसकी वजह से लोगों का लगाव भी जो था वो सर्डिनिया पिडमोंट के रूलर्स के साथ था। तो सर्डिनिया पिडमोंट के रूलर्स के साथ लोगों का लगाव बहुत अच्छा था, इसलिए लोग चाहते थे कि सर्डिनिया पिडमोंट का ही रूल पूरे इटली में हो जाए। उसके अलावा नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास था, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में था। सेंटर को रूल करता था पोप,
यानी कि कुछ लैंड ऐसी थी जो पोप के कंट्रोल में थी। सदर्न रीजन जो था उसको डोमिनेट करता था बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ये बार्बन किंग की स्पेन वाली ब्रांच है, यानी स्पेन में रूल करने वाले बार्बन रूलर्स थे ये, जो सेंट्रल सदर्न एरिया को रूल करते थे। इटालियन जो लैंग्वेज थी उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। जैसे हमने देखा कि फ्रांस के अंदर फ्रेंच का इंपॉर्टेंस बना, तो इटली के यूनिफिकेशन से पहले इटालियन लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। और अभी भी लोग जो थे वो बहुत सारे लोकल वेरिएशंस यानी लोकल डायलेक्ट्स बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको इटली फ्रेगमेंटेड के बारे में बताना है, अलग अलग किंगडम्स के बारे में बताना है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ, जिसकी हेडिंग है रोल ऑफ जेसीपी मजीनी। जेसीपी मजीनी जो था वो इनक्रेडिबल इटली की बात करता था, इटली यूनिफाइड की बात करता था। वो चाहता था कि इटली एक जैसा होना चाहिए, और उसके बहुत सारे कारण हैं। 1830 में जेसीपी मजीनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक की बात की, एक ऐसे इटली की बात की जिसमें पूरे इटली के ऊपर इटालियन बोलने वालों का कंट्रोल होना चाहिए और पूरा इटली एक जैसा होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट किसी और के पास में है, कुछ पार्ट किसी और के पास, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जिसमें यहाँ पे एक का नाम दिया हुआ है, एक थी यंग इटली जो यहाँ पे दिया हुआ है, और एक थी यंग यूरोप। दोनों सोसाइटी इसने बनाई थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज को ही इनवाइट करता था। जैसे अब भारत में हमने देखा कि HSRA नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, जो छुप कर अपने क्रांति के जो काम थे उनको अंजाम देते थे। उसी तरह से ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी ताकि जो क्रांतिकारी हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा सके। उन्होंने 2 कोशिशें की 1831 में और 1848 में, लेकिन वो दोनों जो रेवोल्यूशनरी थे वो फेल हो गए। और रेवोल्यूशनरी फेल होने का मतलब ये था कि अब बातों से काम नहीं चलने वाला, अब युद्ध ही लड़ना पड़ेगा, वॉर लड़ना पड़ेगा। देयर शुड बी ए बैटल, जिसकी जिम्मेदारी अब आ गई थी सर्डिना पिडमोंट के रूलर के पास। और रूलर कौन थे? किंग विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अब वो इटली को यूनिफाई करवाएंगे। और यूनिफाई करवाना क्यों था? क्योंकि एक अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था और पॉलिटिकल डोमिनेंस, यानी कि पूरे सर्डिना पिडमोंट का डोमिनेंस पूरे इटली में बन जाएगा, जिससे सर्डिना पिडमोंट और इटली दोनों ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, नाउ अब देखिए, अब आता है लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ कहता है यूनिफिकेशन थ्रू वॉर, यानी इटली का यूनिफिकेशन अब किससे हो रहा है? वॉर से हो रहा है। अब टेक्निक्स से काम नहीं चल रहा, खाली पॉलिटिक्स से काम नहीं चल रहा, अब वॉर लड़ना पड़ेगा। तो वॉर लड़ने के लिए आगे लाया गया केवॉर को, काउंट डी कैमिलियो केवॉर, जो चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के? सर्डिना पिडमोंट के, उनको आगे लाया गया। जैसे ऑटोवन बिस्मार्क को आगे लाया गया था प्रशिया की तरफ से, उसी तरह से केवॉर को आगे लाया गया सर्डिना पिडमोंट की तरफ से। और सर्डिना पिडमोंट के जो केवॉर थे वो डिप्लोमेट, एक तरह से आप मान सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी तो नहीं थे, लेकिन अच्छे डिप्लोमेट जरूर थे। फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके, फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोलते थे इटालियन की तुलना में, है ना। और इससे पता चलता है कि पूरा जो यूरोप है वो इटली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जहाँ जो इटली में होगा वो बाकी यूरोप में होना तय है, ठीक है। इन्होंने फ्रांस के साथ में मदद ली, फ्रांस की हेल्प ली, और उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हराया, और काफ़ी सारा हिस्सा ऑस्ट्रियन फोर्सेस से इन्होंने आज़ाद करा लिया, ठीक है। एक उनके अलावा एक और है रेवोल्यूशनरी जिनका नाम बड़ा फेमस है, जेसीपी गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी बड़े फेमस है। गैरिबाल्डी आर्म्ड वॉलेंटियर है, वॉलेंटियर यानी खुद से देश की सेवा में लगे हुए हैं, खुद से देश को यूनाइटेड करवाने में लगे हुए हैं, किसी ने इनको काम सौंपा नहीं है। 1860 में इन्होंने साउथ इटली के अंदर एक बड़ा पावरफुल किंगडम था, किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, उसके अंदर गांव वालों की मदद ली और उस एरिया को आज़ाद कराया, और फाइनली इटली का यूनिफिकेशन हुआ। इसकी ईयर है 1861, 1861 में इटली का यूनिफिकेशन हुआ, और विक्टर इमैनुअल टू जो है वो यूनाइटेड इटली के राजा बने। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बता रखा है, जो अगर आप शामिल नहीं भी करेंगे तो चलेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो लोग थे, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लिबरल आइडियोलॉजी को
प्रमोट किया जा रहा था, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देने की बात की जा रही थी। लोग जो थे वो ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, लोगों को इटालिया का मतलब भी नहीं मालूम था, इटालिया नाम भी नहीं सुना था उन्होंने कभी। उनको इटालिया की जगह लगता था ला टेलिया, और ला टेलिया उनको लगता था किंग विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है और उसको आज़ाद कराने के लिए लोग आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तीसरी क्या टेक्निक है आंसर को बढ़िया बनाने के लिए, वो आप ध्यान से देखें। इन तीनों पैराग्राफ्स के अंदर अंडरलाइन बहुत सारे किए हुए हैं। अब अंडरलाइन क्या होता है, अंडरलाइन का बेनिफिट क्या है? देखो, हमने दो चीज़ें करी, एक तो बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिया, दूसरा हर पैराग्राफ के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब हेडिंग बना दी। सब हेडिंग आपके पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन है, ताकि पैराग्राफ पढ़ते समय एग्जामिनर को मालूम रहे कि आप किस बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन। जब मैं पैराग्राफ को देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं हमेशा देखूंगा कि जो मैं पैराग्राफ में ढूंढना चाह रहा हूँ वो बच्चा मेरे लिए अंडरलाइन कर दे, हाईलाइट कर दे उसको। अगर वो हाईलाइट कर देगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं उसने, तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं बड़े आराम से उसके आंसर को चेक करके बड़े आराम से उसको नंबर दे दूंगा। तो इस तरह से आप अपने बड़े आंसर्स को इफेक्टिवली लिख सकते हैं। बिना प्रेजेंटेशन के अपने आंसर को लिखिए मत, बिना पॉइंट बनाए अपने आंसर को मत लिखिए। सब हेडिंग जरूर डालिए और अंडरलाइन जरूर कीजिए। अंडरलाइन करेंगे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपके स्कूल में अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं तो इस टेक्निक को यूज़ करके देखिए, आपको बड़े आंसर्स में ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और भी वीडियोज़ आएंगी, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स। जो भी टॉपिक आपको समझने हो आप कमेंट में डालिए और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच।